नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा प्यारा चैनल ऑल इंडिया कैरियर इंस्टीट्यूट पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। बच्चों, हम लोग ये 14th लेक्चर करने जा रहे हैं सेल बायोलॉजी यानी द यूनिट ऑफ लाइफ का। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा और बहुत सारी बातें हम लोगों ने सीखा। बच्चों, लास्ट लेक्चर हम लोगों ने सेल वॉल ख़त्म किया प्लाज्मोडेस्माटा और पिट्स को पढ़ के। बच्चों, आज जो 14th लेक्चर हम लोग करने जा रहे हैं, इसमें हम लोग सबसे पहला, जैसे कि मैंने बताया था कि हम ऑर्गेनेल्स जो है, जो यूकैरियोटिक सेल के जो कंपोनेंट्स है जैसे कि ऑर्गेनेल्स है, उसको हम भी पढ़ेंगे, उसको बारी बारी से पढ़ेंगे। तो उस ऑर्गेनेल्स में सबसे पहला ऑर्गेनेल जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल्स है वो है राइबोसोम, जो कि आज हम लोग करने जा रहे हैं 14th लेक्चर में। बच्चों, राइबोसोम जैसे कि हम लोग यहाँ पे इस स्लाइड में देख रहे हैं, कहा जाता है इस राइबोसोम जो कि सबसे बहुत छोटा ऑर्गेनेल होता है जो सेल के अंदर पाया जाता है। तो जो सेल के अंदर जो पाया जाता है जिसका हम राइबोसोम बोलते हैं, इसको सबसे पहले इतना छोटा, एक तो सेल इतना छोटा है, उसमें भी छोटा ऑर्गेनेल्स होता है, और सारे ऑर्गेनेल्स में भी सबसे छोटा ऑर्गेनेल्स कौन है? ये राइबोसोम होता है। इतना छोटा ऑर्गेनेल के बारे में स्टडी कर रहे हैं हम लोग। आखिर ये चीज़ जानने का उत्सुकता होता होगा हम लोगों का कि इतना छोटा सा ऑर्गेनेल्स जो कि इतना छोटा होता है उसको भी खोज कर लिया, आखिर वो कौन होगा? तो कहा जाता है बच्चों कि पैलेडे नामक, ये देखिए साइंटिस्ट हैं पैलेडे नामक एक साइंटिस्ट 1953 यानी 1953 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा क्या किया? राइबोसोम का खोज कर लिया। इसीलिए मैंने सबसे पहले ही लाइन में लिख दिया है, डिस्कवर्ड बाय पैलेडे इन 1953 अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बच्चों, राइबोसोम को जब देखिएगा आप लोग, जब आप लोग भी साइंटिस्ट बनिएगा, डॉक्टर बनिएगा, बाई चांस राइबोसोम देखने का मौका मिले, तो राइबोसोम बिल्कुल दाना दाना तरह का रहता है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ, ये देखिए बना रहा हूँ मैं बिंदा 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 बिंदा। ये जो बिंदा बिंदा करके मैंने बनाया है, ये दाना बिल्कुल दाना की तरह नहीं लग रहा है। तो बिल्कुल राइबोसोम को भी जब देखिएगा तो बिल्कुल इसी तरह से दाना दाना करके बिछा हुआ रहता है सेल के साइटोप्लाज्म में या ऑर्गेनेल्स में, जहाँ भी रहता है। बच्चों, मैं बताऊंगा कि कहाँ रहता है, बाद में बताऊंगा। तो चूंकि ये दाना दाना के तरह दिखने में लगता है, इसी वजह से इसको ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है? ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, यानी दाना की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। तीसरा लाइन में मैंने लिखा है ये डेंस पार्टिकल होता है, बहुत घना होता है। समझे बच्चों? इसके अंदर वॉल्यूम नहीं होता है, तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा घना होता है। इसी वजह से राइबोसोम क्या होता है? डेंस पार्टिकल्स होता है। बच्चों, राइबोसोम को अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। तो राइबोसोम कई नाम से जाना जाता है। पहला, पैलेडे पार्टिकल कहते हैं राइबोसोम को। क्यों बच्चों? वो इसलिए क्योंकि पैलेडे साहब, यानी पैलेडे जो एक साइंटिस्ट हैं जो कि राइबोसोम का खोज किया, तो चूंकि पैलेडे ने इसका खोज किया था, इसी वजह से राइबोसोम को क्या कहते हैं? पैलेडे पार्टिकल भी कहते हैं। दूसरा, राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री। क्यों बच्चों? क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, इसी वजह से इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री। अरे फैक्ट्री में क्या होता है? किसी चीज़ का फॉर्मेशन या सिंथेसिस ही होता है ना। इसी वजह से चूंकि राइबोसोम में भी प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, इसी वजह से राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। दूसरा, राइबोसोम को यूनिवर्सल ऑर्गेनेल कहा जाता है। क्यों बच्चों? क्योंकि दुनिया में जितने तरह का भी सेल है, हर तरह के सेल में राइबोसोम पाया जाता है। ऐसा कोई सेल नहीं होता है जहाँ पे राइबोसोम ना हो, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो या प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो या कोई बैक्टीरिया, किसी भी तरह का सेल हो, हर तरह के सेल में क्या होता है? राइबोसोम पाया जाता है। इसी वजह से इसको यूनिवर्सल ऑर्गेनेल बोलते हैं। इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है यूनिवर्सल ऑर्गेनेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि बिकॉज राइबोसोम इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल,
क्योंकि हर तरह के सेल में ये प्रेजेंट होता है, इसी वजह से राइबोसोम को यूनिवर्सल ऑर्गेनेल कहते हैं। क्लियर बच्चों। अगला देखिए इस लाइन में कहा जाता है राइबोसोम जो होता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, यानी कि अगर ये राइबोसोम है तो इसके चारों तरफ किसी भी तरह का कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा। इसी वजह से मैंने बोला कि राइबोसोम इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। कहा जाता है बच्चों दिस इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनेल। सेल में सबसे ज़्यादा अमाउंट में अगर कोई ऑर्गेनेल पाया जाता है तो वो कौन है? राइबोसोम। इसीलिए मतलब मैंने लिखा है मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनेल। और राइबोसोम एक तरह का साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल होता है। क्यों बच्चों? क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल वाल ये सब में नहीं पाया जाता है, ये डायरेक्ट कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में। तो इसी वजह से अगर कहीं भी खोज करने का नौबत मिले, आप लोगों का मौका मिले, तो डायरेक्ट आप लोग कहाँ जाइएगा? सेल के साइटोप्लाज्म में, और उस साइटोप्लाज्म में ढूंढिएगा किसको? राइबोसोम को। तो पहले से जान के रखिए कि राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? सेल के साइटोप्लाज्म में। इसी वजह से इसको साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल कहते हैं। तो ये था कुछ इंट्रोडक्शंस बच्चों राइबोसोम का। अगले स्लाइड में हम लोग चलते हैं। राइबोसोम का केमिकल कंपोजिशन, यानी किस किस तरह का केमिकल कंपोनेंट से बना होता है राइबोसोम। सबसे पहले ही लाइन में मैंने लिख दिया है राइबोसोम जो बना होता है वो किससे बना होता है? दो तरह के केमिकल कंपोनेंट से। कौन कौन? आरएनए और दूसरा प्रोटीन। ये आरएनए क्या है? आरएनए तो समझते हैं, आरएनए जिसका फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, नहीं होता है? तो राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको हम आरएनए शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ये फिर उसके आगे भी आ रहा है। देखिए बच्चों आरएनए सॉरी बच्चों आरएनए जो होता है वो कुल मिला के 3 प्रकार का होता है। देखिए मैं घेरा बना रहा हूँ, ये आरएनए अलग से आप लोग भी लिख लीजिएगा। आरएनए जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। एम मतलब होता है मैसेंजर, यानी मैसेंजर आरएनए, जो मैसेंजर का काम करेगा जो आरएनए उसी को एमआरएनए बोलते हैं। टीआरएनए ट्रांसवर्सल आरएनए, जो ट्रांसफर का काम करेगा उसको हम बोलते हैं टीआरएनए। और आरआरएनए मतलब, आर मतलब होता है राइबोसोम, राइबोसोम आरएनए। तो वह आरएनए जो कि, तो आप लोग लिख लीजिएगा मैसेंजर आरएनए, ट्रांसवर्सल आरएनए, राइबोसोम आरएनए। तो वह आरएनए जो कि राइबोसोम में पाया जाएगा वैसे ही आरएनए को क्या बोलिएगा? आरआरएनए। क्या बोलिएगा? आरआरएनए। ठीक है। तो आरआरएनए और प्रोटीन ये दोनों से मिलके बनता है कौन? राइबोसोम। क्योंकि इसी दोनों से मिलके बनता है इसी वजह से राइबोसोम को हम बोलते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। क्या बोलते हैं? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। ये जो राइबोन्यूक्लियो है उसका मतलब क्या बच्चों? आरआरएनए, और प्रोटीन मतलब प्रोटीन। चूँकि ये दोनों से मिलके बनता है इसी वजह से राइबोसोम को राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं। क्लियर। अगर आप किसी ए को मान लेते हैं कि आपने ए गो राइबोसोम को निकाला, और उस ए गो राइबोसोम को अगर आप देखिएगा माइक्रोस्कोप से तो वहाँ पे आपको 2 गो सब यूनिट मिलेगा। तो ए गो राइबोसोम को ही हमने बोला कौन? क्या बोला बच्चों? यूनिट राइबोसोम। क्या बोला? देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ये है यूनिट। यूनिट राइबोसोम मतलब ए गो राइबोसोम। और ए गो राइबोसोम में मैंने देखा तो उसमें भी 2 गो यूनिट दिखा। तो यूनिट के अंदर यूनिट मतलब सब यूनिट, तो यूनिट के अंदर यूनिट तो वह छोटा यूनिट, तो यूनिट से भी छोटा को ही हम बोलते हैं सब यूनिट। इसीलिए मैंने बोला है कि जब ए गो राइबोसोम यानी यूनिट राइबोसोम में जब देखिएगा तो वहाँ आपको 2 सब यूनिट मिलेगा। एक सब यूनिट जो बड़ा होता है और एक सब यूनिट छोटा होता है। तो एक लार्ज सब यूनिट मिलेगा और दूसरा स्मॉल सब यूनिट मिलेगा। लार्ज सब यूनिट को जब देखिएगा बिल्कुल आपको डोम शेप का मिलेगा। डोम शेप मतलब
गुंबद के आकार का मिलेगा, इस तरह का बना हुआ, जैसे कि मस्जिद या मंदिर के ऊपर में जो होता है गुंबद बना हुआ, उसी तरह जब लार्ज सब यूनिट को देखिएगा राइबोसोम का, तो वो बिल्कुल डोम शेप का होता है, गुंबद शेप का होता है। और जब स्मॉल सब यूनिट को देखिएगा बच्चों, तो बिल्कुल वो कैप की तरह होता है। कैप मतलब बच्चों टोपी, तो बिल्कुल आपको टोपी की तरह दिखेगा आपको। लार्ज सब यूनिट यानी डोम शेप जो होता है उसका एग्जाम्पल है 50s 60s, और कैप लाइक जो होता है यानी सब स्मॉल सब यूनिट का एग्जाम्पल दो होता है, एक 30s 40s। ये 50s 60s 30s 40s ये क्या है, ये एस क्या होता है आगे बताऊंगा मैं बच्चों कि ये एस मतलब क्या होता है, बहुत डिटेल से बताऊंगा। तो चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं, आगे स्लाइड पे जाते हैं। आगे स्लाइड पे है कि ये जो मैग्नीशियम है एक तरह का एलिमेंट है बच्चों, ये जो मैग्नीशियम है इसका क्या इफेक्ट पड़ता है राइबोसोम पे, क्या प्रभाव पड़ता है। मान लेते हैं बच्चों कि ये एक राइबोसोम का एक सब यूनिट है, ये देखिए ये जो मैंने बनाया है एक राइबोसोम का सब यूनिट है, और ये दूसरा यूनिट है। अभी अभी मैंने बताया कि एक राइबोसोम दो सब यूनिट से बना होता है, एक लार्ज और एक स्मॉल। तो ये लार्ज सब यूनिट हुआ और ये स्मॉल सब यूनिट हुआ। ऐसा नहीं है कि राइबोसोम इसी तरह का होता है, बिल्कुल ऐसा ऐसा नहीं है, हम आपको समझाने के लिए बना दिए हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो ये दो सब यूनिट लिया है राइबोसोम का, तो ये राइबोसोम का ये लार्ज सब यूनिट है और ये स्मॉल सब यूनिट है। अब क्या करना है, दोनों सब यूनिट को जोड़कर एक बनाना, एक राइबोसोम बनाना है। अरे जब तक दोनों सब यूनिट जुटेगा नहीं तब तक एक यूनिट राइबोसोम तो बनेगा नहीं। तो अब हमको दोनों को जोड़ना है। कहा जाता है जब ये दोनों सब यूनिट अलग अलग है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ अलग है, दोनों सब यूनिट राइबोसोम का अलग अलग, तो जब तब अलग रहता है जब मैग्नीशियम 2+, देखिए बच्चों यहाँ पे नीचे देखिए मैं लिखाया हूँ मैग्नीशियम 2+। मैग्नीशियम 2+ का कॉन्सेंट्रेशन अगर क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से कम है, जितना होना चाहिए उससे अगर क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से मैग्नीशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है अगर कम है, तब उस शर्त पे राइबोसोम का दोनों यूनिट अलग अलग रहेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है। क्लियर बच्चों। अब हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम के कॉन्सेंट्रेशन दूसरे वाला में देखिए, जब मैग्नीशियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन को हमने क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से क्या किया, ज़्यादा कर दिया। ये सिंबल दिख रहे हैं बच्चों, ये सिंबल मतलब मैग्नीशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो मैग्नीशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा हो गया। तो जैसे ही मैग्नीशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से आप ज़्यादा कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तब कहा जाता है कि यूनिट राइबोसोम बन जाता है, यानी दोनों सब यूनिट आपस में जुड़ जाता है। देखिए यहाँ पे जुड़ गया ना, आपस में जुड़ गया, आज जुड़ गया तो यूनिट राइबोसोम बना दिया। तो यूनिट राइबोसोम कब बनता है, जब मैग्नीशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अब हमको मेरा मन नहीं बढ़ा, तो अब क्या किए हम कि मैग्नीशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या किए और बढ़ा दिए क्रिटिकल। देखिए इस वाले में देखिए मैंने क्या किया, मैग्नीशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर 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 देन क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन, यानी क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से बहुत ज़्यादा हमने क्या किया, मैग्नीशियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया। तब क्या होता है कि दो गो यूनिट आपस में आकर जुड़ जाते हैं। तो देखिए राइबोसोम का ये एक यूनिट हुआ और राइबोसोम का ये दूसरा यूनिट हो गया, तो दो राइबोसोम आपस में आके जुड़ गया। देखिए बच्चों, तो जब आप तो ये है आपका इफेक्ट ऑफ मैग्नीशियम ऑन राइबोसोम। तो राइबोसोम पर मैग्नीशियम का क्या प्रभाव पड़ता है देख लिए। तो जब मैग्नीशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से कम होगा तो राइबोसोम का दोनों यूनिट अलग अलग रहेगा। जब क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से हम बढ़ा देते हैं मैग्नीशियम कॉन्सेंट्रेशन को, आयन के कॉन्सेंट्रेशन को, तब वहाँ दोनों सब यूनिट जुड़ के तब यूनिट राइबोसोम बनता है।
और भी अगर बढ़ा देते हैं क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन से और ज़्यादा बढ़ा दिए हम मैग्नीशियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन को, तो 2-2 यूनिट राइबोसोम का आपस में आके जुड़ जाता है। इसी वाले को अब इसको क्या बोलेंगे, इसको तो राइबोसोम नहीं बोलेंगे, यहाँ पे तो 2 राइबोसोम आपस में जुड़ गया है, तो इसको राइबोसोम नहीं, इसको क्या बोलिएगा, डायमर। क्या बोलिएगा बच्चों, डायमर। तो ये क्या है, डायमर है। क्लियर बच्चों। तो ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना चाहिए और इसको नोट में उतार लेना चाहिए। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये है इफेक्ट ऑफ मैग्नीशियम ऑन राइबोसोम। अच्छा, एक चीज़ सवाल उठता है बच्चे के मन में कि सर राइबोसोम अगर 2 यूनिट अगर आपस में राइबोसोम का जुड़ना चाहे तो क्या इसी तरह से जुड़ेगा, क्या ऐसे जुड़ नहीं सकता है? क्या ऐसे नहीं जुड़ सकता है, ऐसे भी तो जुड़ सकता है। नहीं बच्चों, ऐसे कभी भी नहीं जुड़ेगा, ऐसे कभी नहीं जुड़ता, हमेशा इसी तरह से 2 यूनिट जुड़ता है राइबोसोम का। क्लियर, ठीक है बच्चों। तो अगले स्लाइड में आप चलें। अभी अभी मैंने बताया था 50s, 60s, 30s, 40s, ये एस मतलब क्या होता है सर बताइए। अब देखिए, एस मतलब होता है स्वेप्ड बर्ग यूनिट। एस एक तरह का यूनिट है, जिस तरह मीटर जिसको डिनोट करते हैं एम से, किलोमीटर जिसको हम डिनोट करते हैं के एम से, जैसे के किलोग्राम उसको डिनोट करते हैं केजी से। तो ये सब क्या है बच्चों, एक तरह का यूनिट है जो किसी ना किसी चीज़ को मापने में यूज़ होता है। उसी तरह स्वेप्ड वर्ग एक तरह का यूनिट है जिसको हम डिनोट करते हैं एस से, जिस जो किसके लिए मापने में यूज़ होता है, मीटर को, लेंथ को नहीं बच्चों, या मास को नहीं बच्चों, राइबोसोम के शेप और साइज को मापने के लिए, मेज़र करने के लिए हम कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, स्वेप्ड बर्ग यूनिट, जिसको डिनोट करते हैं एस से। बच्चों मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि स्वेप्ड बर्ग एक तरह के साइंटिस्ट थे। क्योंकि उसी साइंटिस्ट ने राइबोसोम के शेप साइज को मेज़र करने के लिए बताया और उसी ने यूनिट दिया, इसी वजह से इस यूनिट का नाम स्वेप्ड बर्ग यूनिट रख दिया गया। तो ये बात आप जानिए। देखिए बच्चों, आखिर ये स्वेप्ड बर्ग यूनिट किस तरह का यूनिट है, आखिर कैसे हम मापते हैं। देखिए बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो हर टीचर ऐसे ही बता दिया जाता है कि उसके शेप साइज को मापने, कैसे, आखिर किस तरह का स्केल होता होगा, किस तरह का मशीन होता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बच्चों, मान लेते हैं हम एक टब लेते हैं और इस टब में देखिए बहुत सारा पानी 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 भरा हुआ है, ठीक है। अब क्या किए हैं, यहाँ पे अलग अलग तरह का मान लेते हैं, अलग अलग तरह का क्या लिए हैं, पार्टिकल्स लिए। ये देखिए पार्टिकल्स है, और कुछ कुछ पार्टिकल बड़ा है, कुछ कुछ पार्टिकल्स बड़ा है, कुछ कुछ पार्टिकल्स छोटा है। अब हमने क्या किया है, टब के पानी के ऊपर मैंने ये सारे पार्टिकल्स को गिरा दिया। क्या होगा बच्चों, थोड़ा देर के बाद ये सारे पार्टिकल्स क्या करेगा, पानी के अंदर जाना स्टार्ट करेगा। अब आप खुद इमेजिन कर लीजिए बच्चों कि कौन सा पार्टिकल पहले पानी के अंदर घुसेगा, यानी नीचे टब में डूब जाएगा। बताइए कौन सा पार्टिकल्स। तो जो जो बड़ा वाला पार्टिकल्स है वो बहुत तेजी से क्या करेगा, नीचे की तरफ आएगा। तो यही पार्टिकल्स का पानी के अंदर घुसना यानी डूबना, ऐसे ही प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। जैसे आप कोई टब में पानी ले लीजिए, उसमें उसके ऊपर से बालू ले लीजिए और उसके ऊपर से गिराइए। तो जैसे ही गिराइएगा तो सारा बालू क्या होगा, धीरे 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 टब के पेंदी में आके जमा हो जाएगा। ऐसे ही प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। बालू का नीचे में जमा होना पानी के नीचे में यानी कि पेंदी पर, ऐसी प्रोसेस को सेडिमेंटेशन। तो यहाँ भी तो वही सेडिमेंटेशन ही हो रहा है ना, तो पार्टिकल्स नीचे जा। लेकिन यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि सेडिमेंटेशन तो हो रहा है, लेकिन पहले सेडिमेंटेशन कौन कर रहा है,
जो बड़ा पार्टिकल्स होगा वो जल्दी डूब जाएगा, तुरंत फास्ट में अंदर आ जाएगा, लेकिन जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे उसको थोड़ा टाइम लगेगा। इसका मतलब मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि वह पार्टिकल जो कि जितना बड़ा होगा वो उतना तेजी से सेडिमेंटेशन कर पाएगा, और जो पार्टिकल जितना छोटा होगा वो उतना कम समय लगेगा उसको, मतलब ज़्यादा समय लगेगा उसको क्या करने में, सेडिमेंटेशन करने में। ठीक है बच्चों, इसका मतलब हम ये सेडिमेंटेशन से ये बात समझ सकते हैं कि जो जितना तेजी से सेडिमेंटेशन करेगा उस पार्टिकल्स का साइज बड़ा होगा, और जो पार्टिकल्स सेडिमेंटेशन करने में वक्त ज़्यादा लगाएगा, बहुत स्लो स्लो सेडिमेंटेशन करेगा, वह पार्टिकल्स, इसका मतलब बहुत छोटा है। यही सेडिमेंटेशंस के आधार पर राइबोसोम का साइज या शेप के बारे में बताया। कौन? स्वेप्टबर्ग ने। उसी यूनिट को हमने बोल दिया क्या, स्वेप्टबर्ग, जो कि उसी साइंटिस्ट ने बताया था। क्लियर? तो इस तरह ये सेडिमेंटेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है साइज या शेप किसका, राइबोसोम का। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से, तो इनडायरेक्ट वे में हम ये बोल सकते हैं, ये सेडिमेंटेशन करना, राइबोसोम के शेप साइज को बताना, मतलब तो इनडायरेक्ट में मैं बोल सकता हूँ ना कि ये जो स्वेप्टबर्ग है एक तरह का सेडिमेंटेशन का तरीका तो है एक्चुअली में, लेकिन मैं इनडायरेक्ट बोल सकता हूँ कि ये जो स्वेप्टबर्ग यूनिट है एक्चुअली में इनडायरेक्ट रूप से मैं बोल सकता हूँ कि सेडिमेंटेशन जो होता है वो नहीं, बल्कि ये जो राइबोसोम का जो साइज है, शेप है, उस चीज़ का यूनिट है। कौन? स्वेप्टबर्ग यूनिट। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे लिखा है, देखिए क्या लिखा है, रिप्रेजेंट्स सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो स्वेप्टबर्ग यूनिट क्या रिप्रेजेंट करता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। समझ गए बच्चों? तो इनडायरेक्टली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि राइबोसोम का साइज या शेप को मेज़र करने के लिए ये यूनिट यानी स्वेप्टबर्ग यूनिट है। क्लियर? किस तरह से, आखिर कैसे हम सेडिमेंटेशन से रिलेट करते हैं शेप या साइज को। क्लियर? उसी तरह से यहाँ पे मैंने हिंदी में लिख दिया है आप लोगों को समझने के लिए, एक पार्टिकल का जितना ज़्यादा एस वैल्यू होगा, जाहिर सी बात है, तो जितना ज़्यादा एस वैल्यू होगा तो इसका मतलब वो उतना तेज़ी से सेडिमेंट करेगा, और जो जितना तेज़ी से सेडिमेंट करेगा इसका मतलब वो उतना ज़्यादा बड़ा पार्टिकल्स होगा। तो राइबोसोम क्या लगता है बच्चों, राइबोसोम तो बहुत छोटा पार्टिकल होता है ना, इसका मतलब उसका एस का वैल्यू बहुत कम होता होगा। तो एस का वैल्यू कम क्यों होता होगा, क्योंकि वो बहुत स्लो स्लो सेडिमेंटेशन करता होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक पार्टिकल का जितना ज़्यादा एस वैल्यू होगा वह उतना जल्दी सेडिमेंट करेगा। क्यों? क्योंकि वो उतना ज़्यादा बड़ा होगा। देखिए बच्चों, स्वेप्टबर्ग यूनिट जो होता है नॉन एडिटिव होता है। जैसे लेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो 1 मीटर प्लस 1 मीटर कितना, 2 मीटर। लेकिन अगर पूछें 1s प्लस 1s इक्वल टू कितना, 2s, नहीं बच्चों, इसको आप जोड़ नहीं सकते हैं, ये नॉन एडिटिव होता है। जैसे मैं एग्जांपल देके बताता हूँ बच्चों, देखिए मान लेते हैं कि एक राइबोसोम है, ये एक राइबोसोम है, और राइबोसोम में कितना यूनिट, 2 यूनिट। तो देखिए ये पूरे एक राइबोसोम है। अब इस राइबोसोम में इसका जो है, अगर इसका वैल्यू दीजिएगा तो इसका मान लेते हैं हम लोग कितना, 50s मान लेते हैं, कितना, 50s है। और इसका मेज़र किए तो इसका मेज़र हमको निकाला कितना, 40s। कितना बच्चों, 40s। अब बताइए जब दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 50 प्लस 40 कितना, 90s आएगा ना, बोलिए 90s आएगा। लेकिन नहीं, 90s नहीं आएगा, क्योंकि इसको जब जोड़िएगा तो आएगा 80s। कितना आएगा बच्चों, 80s आएगा। ये कैसे सर, 50 प्लस 40 तो 90 होता है, 80 क्यों, वो इसलिए बच्चों क्योंकि
राइबोसोम का जो स्मॉलेस्ट जो छोटा वाला सब यूनिट होता है वो थोड़ा अंदर धसा होता है, इस बड़ा वाला के अंदर ये छोटा वाला धसा होता है। तो जितना धसा होता है तो वो कितना, लगभग 10s के बराबर धसा होता है हमेशा, चाहे वो किसी भी तरह का राइबोसोम हो। हर राइबोसोम में 10s धसा होता है। तो जब धसा होता है तो उसको तो गिनती में नहीं ले आ सकते हैं क्योंकि वो धसा हुआ है, हम तो टोटल मेजर कर पाते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि ये नॉन एडिटिव होता है। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने इसी वजह से मैंने लिखा है कि राइबोसोम जो होता है वो नॉन एडिटिव होता है, उसको आप सिंपली ऐड नहीं कर सकते। देखिए बच्चों, ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट बना के लाया है और इस चार्ट को याद रखिएगा, कई बार इस चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आया है। इसी वजह से मैं सोचा कि इसको मैं अच्छे से डिटेल करके मैं एक जगह इकट्ठा करके समझा दूँ, अलग अलग आप लोगों को पढ़ना ना पड़े, एक जगह में। देखिए बच्चों, मैं जैसे कि जानता हूँ कि ऑर्गेनिज्म जो होता है वो दो तरह का होता है, एक प्रोकैरियोट्स और दूसरा यूकैरियोट। यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल से बना होता है और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में किस तरह का राइबोसोम पाया जाता है, 70s वाला। किस तरह का, 70s वाला। और यूकैरियोटिक में दोनों तरह का राइबोसोम पाया जाता है, 70s भी और 80s भी। क्लियर बच्चों। और हम जानते हैं कि राइबोसोम दो सब यूनिट से बना होता है। 70s वाला राइबोसोम कितने सब यूनिट, दो। तो उसमें एक सब यूनिट 50s का होता है तो दूसरा सब यूनिट 30s का होता है। तो बताइए बच्चों, 50 + 30 = 80, लेकिन 50 + 30 मिला के कितना है यहाँ, 70 है। क्यों, क्योंकि 10s वो जो धस गया, यानी कैप लग गया तो कैपिंग लॉस हो गया, धंसने के वजह से 10s खत्म हो गया। इसी वजह से बोला जाता है कि राइबोसोम का जो ये यूनिट होता है ये नॉन एडिटिव होता है, यानी स्वेप्ड वर्ग यूनिट नॉन एडिटिव होता है, इसको आप सिंपली ऐड नहीं कर सकते। तो क्लियर। तो प्रोकैरियोटिक सेल में 70s वाला राइबोसोम पाया जाता है जिसमें दो सब यूनिट 50s और 30s। क्लियर बच्चों। देखिए बच्चों, जैसे कि मैं जानता हूँ कि राइबोसोम दो तरह के कंपोनेंट से बना होता है, प्रोटीन और आरएनए। तो प्रोटीन जो होता है वो कितना होता है, 34 और 21। तो 34 यानी 34 गो, यानी 34 गो प्रोटीन होता है कहाँ, 50s वाले सब यूनिट में। और 21 प्रोटीन कहाँ होता है, 30s वाले सब यूनिट पे। तो दोनों को मिला दीजिएगा तो कितना हो गया, 4 × 5 3 2 5, तो हो जाएगा कितना, 55। नहीं हो गया, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम में कितना गो प्रोटीन होता है, 55। क्लियर बच्चों। हाँ, अगर 50s वाले सब यूनिट पे देखा जाए तो वहाँ पे आरएनए दो तरह का होता है, 23s और 5s। ठीक है। और अगर 30s वाले सब यूनिट में देखा जाए तो वहाँ पे 16s आरएनए होता है। क्लियर। ये था प्रोकैरियोटिक का चार्ट। अब यूकैरियोटिक में आते हैं बच्चों। यूकैरियोटिक में दोनों तरह का राइबोसोम पाया जाता है, 70s वाला भी और 80s वाला भी। तो 70s वाला का वही फंडा, उसमें भी सभी दो गो सब यूनिट, एक 50s तो दूसरा 30s, यानी जैसे प्रोकैरियोटिक में वही से यूकैरियोटिक वाला 70s में होगा। इसके वाला भी 50s वाले सब यूनिट में भी 34 गो प्रोटीन और 30s वाले में 21 गो प्रोटीन। और आरएनए भी वैसे ही 23s 5s और 21 वाला प्रोटीन, यानी कि 30s वाला में सब यूनिट राइबोसोम में क्या होगा, 16s होगा। अब 80s वाला में जरा देखते हैं बच्चों। जब 80s वाला में देखिएगा तो 80s वाले में भी दो गो सब यूनिट से बना होता है। तो एक सब यूनिट 60s और दूसरा सब यूनिट 40s। 60 + 40 हो गया कितना, 100। लेकिन देखिए दोनों में जोड़ के हमने कितना लिखा है, 80s लिखा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया,
20s गायब हो गया, यानी कि वो धंस गया 20s, इसी वजह से नॉन एडिटिव है यहाँ पे। क्लियर हुआ। 60s वाले सब यूनिट में कैगो प्रोटीन, 40 प्रोटीन, और 40s वाले में कितना प्रोटीन, 33 गो। और 80s यानी कि जो 60s वाला सब यूनिट है उसमें कितना तरह का आरआरएनए पाया जाएगा, 3 तरह का, 28s, 5s, 5.8s। और 40s वाले सब यूनिट में एक ही तरह का आरआरएनए होगा, कौन, 18s। क्लियर बच्चों। तो ये था इम्पोर्टेंट चार्ट जिसको आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से पढ़ना है और समझ के याद रखना है। देखिए बच्चों, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों में 70s तो दोनों में पाया, और दोनों 70s का एक ही फंडा है। चाहे प्रोटीन की बात करें या आरआरएनए की बात करें, तो एक याद कर लिए तो दोनों का याद हो जाएगा, और सिर्फ आपको 80s का यूकैरियोटिक में अलग से याद करना होगा। क्लियर। ठीक है, अगला चार्ट में देखते हैं। इस चार्ट में देखिए कुछ नोटेड पॉइंट्स हैं। देखिए बच्चों, नोटेड पॉइंट्स में मैंने ये लिखा है कि हम तो अभी अभी जाने, तो इस नोटेड पॉइंट में देखिए बच्चों, नोट करके मैंने लिखाया है। देखिए बच्चों, जब ये 80s राइबोसोम कहिएगा, 80s वाला राइबोसोम होता है ना, तो 80s राइबोसोम को हम यूकैरियोटिक राइबोसोम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि 80s राइबोसोम सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही मिलता है, इसी वजह से 80s राइबोसोम को यूकैरियोटिक राइबोसोम। तो इसलिए अगर कहीं लिखा हुआ रहे कि यूकैरियोटिक राइबोसोम, तो आप समझिएगा कौन सा, 80s राइबोसोम। ठीक है। और 70s राइबोसोम को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ और सिर्फ कौन सा राइबोसोम होता है, 70s राइबोसोम। लेकिन एक चीज़ बताइए बच्चों, अभी अभी मैंने बताया कि यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है वो दोनों तरह का होता है, 70s भी 80s भी। ठीक है। तो अब क्या होगा, अब 70s को तो हम दोनों बोल सकते हैं, प्रोकैरियोटिक भी बोल सकते हैं, यूकैरियोटिक नहीं बच्चों। जो सिर्फ और सिर्फ यहीं पाया जाएगा उसी का उसके हिसाब से नाम होता है। तो चूंकि 80s सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक में पाया जाता है, इसी वजह से 80s को यूकैरियोटिक राइबोसोम बोलते हैं। और 70s ही सिर्फ पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, इसी वजह से 70s को प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बोलते हैं। क्लियर बच्चों। अगर आपसे पूछेगा कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कौन है, तो आप बोलिएगा क्या, 70s। अगर पूछेगा यूकैरियोटिक राइबोसोम क्या कौन है, तो बोलिएगा 80s। लेकिन अगर पूछेगा कि यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कौन सा होता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 80s नहीं बोलना है, दोनों बोलना है, 70s भी 80s। फिर से ध्यान से, यूकैरियोटिक राइबोसोम अगर पूछेगा तो बोलिएगा 80s, सिर्फ 80s। बोलेगा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम तो सिर्फ बोलिएगा 70s। अगर पूछेगा कि यूकैरियोटिक में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, तो बोलिएगा आप लोग दोनों, 70s भी 80s भी। क्लियर। हाँ। देखिए बच्चों, ये जो 70s वाला राइबोसोम है ना, इसमें प्रोटीन 80 गो प्रोटीन यानी 80 गो प्रोटीन पाया जाता है। किसमें, 70s वाले राइबोसोम। ये ध्यान में रखिएगा, ये जब ये 11th में नहीं दिया हुआ, ये जब 12th पढ़िएगा ना, वहाँ पे आपको क्लियर किया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो जब आप 12th का एनसीईआरटी पढ़िएगा तो वहाँ पे ये बात, ये वाला लाइन लिखा हुआ है कि 70s वाले राइबोसोम में कितना गो प्रोटीन पाया जाता है, 80 गो यानी 80 गो। क्लियर। देखिए मैं यहाँ पे भी एक चार्ट बनाया, इस चार्ट को भी एकदम पूरे पी जाइएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। छोटा है पर बड़ा है, छोटा पे एक बड़ा धमाका। ठीक है। देखिए बच्चों, ये राइबोसोम है, और राइबोसोम दो तरह का केमिकल कंपोनेंट से बना होता है, कौन कौन, आरआरएनए और दूसरा प्रोटीन। राइबोसोम जानते हैं कि दो तरह का होता है, एक 70s और एक 80s। 70s में आरआरएनए का मात्रा होता है 60 गो, और प्रोटीन कै गो होता है, 40। लेकिन 80s में आरआरएनए कै गो होता है, 40,
और प्रोटीन में कै गो होता है 60। क्लियर। अगर आपको पूछेगा 70s राइबोसोम में आरआरएनए और प्रोटीन का रेशियो बताइए तो क्या बोलिएगा 60:40। अगर पूछेगा कि 80s राइबोसोम में आरआरएनए और प्रोटीन का रेशियो बताइए तो क्या बोलिएगा 40:60। अच्छा, अगर पूछेगा 70s, ध्यान से सुनिए ये वाला सवाल, 70s राइबोसोम में प्रोटीन और आरआरएनए, फिर से सुनिए, 70s राइबोसोम में प्रोटीन और आरआरएनए का रेशियो क्या है तो क्या बोलिएगा 40:60। क्या बोलिएगा बच्चों 40:60। इसलिए गड़बड़ाइएगा नहीं, ये ध्यान रखना चाहिए कि आरआरएनए कितना है और प्रोटीन कितना है। क्लियर। चलिए अगले अब स्लाइड में जाते हैं। ये स्लाइड देखिए, राइबोसोम इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम। देखिए बच्चों, यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम पाया जाता है वो राइबोसोम को लोकेशंस के आधार पर दो पार्ट में बांटा। किसके आधार पर? लोकेशन, यानी कि कहाँ पे रहता है उसके आधार पर दो पार्ट में बांटा। कौन कौन? एक साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम और दूसरा ऑर्गेनेलर राइबोसोम। वह राइबोसोम जो साइटोप्लाज्म में रहेगा वैसे राइबोसोम को हमने बोला साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, और वह राइबोसोम जो ऑर्गेनेल के अंदर रहेगा, ऑर्गेनेल जैसे प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में एक ऑर्गेनेल है ना, उस ऑर्गेनेल के अंदर में भी राइबोसोम अगर रहेगा तो वैसे राइबोसोम को ऑर्गेनेलर राइबोसोम बोलेंगे, और साइटोप्लाज्म में रहेगा तो उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। तो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम जो होता है वो कौन सा होता है 80s वाला होता है, और जो ऑर्गेनेल के अंदर रहता है वो कौन सा राइबोसोम रहता है 70s वाला। ठीक है। मैं पहले एक चार्ट बनाया हूँ, उस फिगर को, जो भी डायग्राम है उस फिगर से समझिए कि ये इसकी कहानी क्या है। ठीक है। देखिए बच्चों, ये एक मैंने सेल बनाया है, सेल में ये जो है ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट बाउंड्री से देखिए क्या जुड़ा हुआ है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है ये जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक गया है। ठीक है। और ये वाला जो है ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये वाला क्लोरोप्लास्ट है, यानी एक तरह का प्लास्टिड है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इस वाले पोर्शन को देखिएगा तो उसके मेम्ब्रेन में, उसके आउटर वाला भाग में, ऊपरी वाला मेम्ब्रेन में जब देखिएगा तो वहाँ पे देखिए दाना 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 कुछ है ना। तो वो जो दाना दाना है वो एक्चुअली में राइबोसोम है। उसी तरह जब न्यूक्लियस को देखिएगा तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट बाउंड्री में देखिए क्या है, दाना दाना है, वो भी एक तरह का क्या है बच्चों, राइबोसोम है, वो भी एक तरह का राइबोसोम है। क्लियर बच्चों। ठीक है। अब ये वाला जब राइबोसोम को देखिएगा, देखिए इसको देखिए बच्चों कि जब यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देख रहे हैं तो उसमें इस वाले भाग में देखिए राइबोसोम है, और न्यूक्लियस के भी राइबोसोम है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, और फिर यहाँ पे देखिए साइटोप्लाज्म है ये, जो कि ये राइबोसोम किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, बिल्कुल फ्रीली है। तो वह राइबोसोम जो कि किसी ना किसी ऑर्गेनेल्स के मेम्ब्रेन से चिपका हुआ रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा, वैसे ही राइबोसोम को हम बोलते हैं कौन सा राइबोसोम, मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। अब ठीक है सर, मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ इसलिए मेम्ब्रेन बाउंड बोले, ये साइटोप्लाज्मिक क्यों, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म की तरफ है, ये किसी ऑर्गेनेल के अंदर नहीं है बच्चों, ये साइटोप्लाज्म में ही है। हाँ, ये अलग बात है कि वो मेम्ब्रेन से चिपका हुआ है, इसी वजह से मैंने ऐसे राइबोसोम को क्या बोल दिया, मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। जो कौन सा राइबोसोम है 80s वाला। ठीक है। उसी तरह ये वाले राइबोसोम को देखिए, इस वाले राइबोसोम को जब देखिएगा तो देखिए ये मेम्ब्रेन से, किसी मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ नहीं है, ये फ्री है। हाँ, लेकिन है तो साइटोप्लाज्म में ना, इसी वजह से मैंने ऐसे राइबोसोम को क्या बोल दिया बच्चों, मेम्ब्रेन फ्री
साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, और ये भी कौन सा राइबोसोम है? 70S वाला राइबोसोम। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, इस वाले को, ये माइटोकॉन्ड्रिया को देखिए और क्लोरोप्लास्ट को देखिए। माइटोकॉन्ड्रिया हो या क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर में एक देखिए ये दाना है, ये भी दाना है, ये देख रहे हैं दाना है। देखिए ये दोनों दाना एक तरह का क्या है? राइबोसोम है। लेकिन ये राइबोसोम कहाँ है? ऑर्गेनेल के अंदर है। इसी वजह से ये राइबोसोम को हमने क्या बोल दिया? ऑर्गेनेलर राइबोसोम। जो कौन सा राइबोसोम है? 70S। ठीक है बच्चों, ये वाला भी राइबोसोम को मैंने क्या बोल दिया? ऑर्गेनेलर राइबोसोम। ठीक है, क्योंकि ये ऑर्गेनेल के अंदर है, और ये कौन सा राइबोसोम है? 70S वाला राइबोसोम है। तो समझ में आया बच्चों? मेम्ब्रेन फ्री साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, यानी साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम भी दो तरह का हुआ। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम क्या होता है? दो तरह का, मतलब जो मेम्ब्रेन से बाउंड होगा उसको मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, और जो मेम्ब्रेन से फ्री होगा, मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होगा, उसको मेम्ब्रेन फ्री में साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। और दूसरा ऑर्गेनेलर राइबोसोम, जो किसी ऑर्गेनेल्स के अंदर होता है। अब समझिए इस वाले बात को। तो राइबोसोम जो कि यूकेरियोटिक में होता है वो दो तरह का हुआ, एक साइटोप्लाज्मिक और राइबोसोम, और एक ऑर्गेनेलर राइबोसोम। तो साइटोप्लाज्मिक समझ गए। अब ये साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम भी दो तरह का, जो मेम्ब्रेन से फ्री रहेगा, जिसमें मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं रहेगा, उसको बोलेंगे मेम्ब्रेन फ्री साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, जो कि 80S है। और दूसरा साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम कौन होता है बच्चों? मेम्ब्रेन बाउंड, जो कि किसी ना किसी मेम्ब्रेन से चिपका हुआ रहेगा, आउटर वाला मेम्ब्रेन से। तो वैसे बोलेंगे मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। और किससे कौन से मेम्ब्रेन से? तो चाहे तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक, स्मूथ वाला से नहीं जुड़ा हुआ रहेगा, स्मूथ वाला में राइबोसोम होता ही नहीं है। तो और दूसरा ONM मतलब आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो न्यूक्लियस है ना बच्चों, ये जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के आउटर वाला मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर? ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये दो एग्जाम्पल लिया मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल का। कौन कौन? एक RER यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा ONM यानी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लिख लीजिएगा, ONM मतलब कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ऑर्गेनेलर राइबोसोम जो कि 70S है, वो कहाँ कहाँ होता है? प्लास्टिड्स में होता है, और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। अब प्लास्टिड्स का, तो प्लास्टिड्स भी कितने प्रकार का होता है? 3 तरह का होता है। मैं आगे जब प्लास्टिड्स पढ़ाऊंगा वहाँ बताऊंगा। तो प्लास्टिड्स कितने तरह का होता है? 3 तरह का। कौन कौन? क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। इसके अंदर अगर राइबोसोम होगा तो वैसे राइबोसोम को ऑर्गेनेलर राइबोसोम बोलते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया के भी अंदर होता है, वैसे राइबोसोम को ऑर्गेनेल राइबोसोम बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों राइबोसोम की पूरी कहानी को समझ गए होंगे। क्लियर बच्चों? तो सारी बातें आप लोग